नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इसके का रंग सफ़ेद, भाग 139 एवं 140। मम्मी जी, मम्मी जी आप तो कुछ बोलिए। आप बताइए ना हम कैसे इनसे बात करें? हमारे सोने के बाद आते हैं और हमारे जगने से पहले चले जाते हैं। धानी मायूस होते हुए बोलती है। हमें हमें बिल्कुल इस घर में अच्छा नहीं लग रहा है। ये पूरा घर हमें काटने को दौड़ रहा है। 3 महीने कैसे निकल गए इस घर में हमें पता तक नहीं चला था। आप अब हम इनकी आवाज़ सुनने के लिए तरस गए हैं मम्मी जी। लगता है ये इधर से बुलाएंगे। धानी, कमरे में आओ। तो कभी लगता है इधर से बुलाएंगे। धानी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? लेकिन पूरे घर में इनकी आवाज़ कहीं से भी नहीं आ रही है। ये खाली घर हमें काटने को दौड़ रहा है। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी जी। हम क्या करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमने जो कुछ भी किया अनजाने में किया था। जानबूझकर हम सपने में भी इनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। लेकिन अब हो गया ना पाप, तो हम क्या करें? एक भूल तो भगवान भी माफ़ करते हैं ना, ये हमें क्यों नहीं माफ़ कर रहे? हमारा मन बेचैन हो रहा है मम्मी जी। हमें आपके पास आना है। धानी रोते हुए शिकायत करते जा रही थी। पहले रोना बंद करो धानी। और हर बात में ये क्यों कहती हो कि हमें तुम्हारे पास आना है? नीरज तुम्हारा कौन है? हाँ हाँ हाँ, हमारे पति है। धानी हिचकते हुए बोलती है। और तुम कौन हो? हम पत्नी हैं उनके। और एक पत्नी को कहाँ रहना चाहिए? अपने पति के साथ। तो तुम यहाँ आने की बात और जिद क्यों करती रहती हो? लेकिन मम्मी जी हमसे बात ही नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे यहाँ पर रहकर? उससे मनाने का रास्ता खोजो बेटा। नानी थोड़ी तो समझदार बनो। कब तक तुम्हारी परेशानियों का हल मैं ढूंढती रहूंगी? हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है मम्मी जी। आपने कहा था तैयार होकर रहने के लिए, हम अच्छा खाना बनाने के लिए हम सब कुछ करके रहते हैं, लेकिन ये सब देखने के लिए कोई रहता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। रात में तुम्हारे सोने के बाद आता है ना? हाँ। तो तुम पूरी रात जगी रहो। हम रोज कोशिश करते हैं मम्मी जी, लेकिन पता नहीं कैसे हमको नींद आ जाती है। आज तुम पूरे दिन सो जाओ। दिन में सो जाओगी तो रात में नींद नहीं आएगी। और जब आएगा तो थोड़ा प्यार से मना लेना। लेकिन हम पूरा दिन कैसे सो सकते हैं मम्मी जी? काम भी तो है। काम करने के लिए वहाँ पर मुकुल है धानी, सारा काम उस पर छोड़ दो और तुम जाकर कमरे में सो जाओ। शाम को 7 बजे उठना, तब तुम्हें नींद नहीं आएगी। ठीक है, हम जाकर सो जाते हैं। पापा जी कहाँ हैं? तुम्हारे पापा जी अभी ऑफिस में हैं। कल फ़ोन करती हूँ तो बात करना। जी मम्मी जी, प्रणाम। खुश रहो। धानी आराधना जी के कहे अनुसार कमरे में जाकर चादर तान कर सो जाती है। यस यस मिस्टर बंसल। नहीं, 2 दिन में माल सप्लाई हो जाएगा। अरे लेकिन लास्ट डेट तो परसों का है ना? ये क्या मतलब हुआ कि आप डील कैंसिल कर रहे हैं? अरविंद जी परेशान होते हुए कुर्सी पर से उठते हुए बोलते हैं। अरे लेकिन ठीक है, आपका एडवांस आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अरविंद जी गुस्से में बोलते हुए फ़ोन रख देते हैं। भैया वो सिंघानिया वाला डील कैंसिल हो गया। गोविंद जी केबिन में आते हुए बोलते हैं। अरविंद जी एक नज़र अफसोस से उन्हें देखते हैं और अपनी आंखें बंद करके सीट पर सर टिका लेते हैं। क्या हुआ भैया, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ गोविंद, मिस्टर बंसल ने भी डील कैंसिल कर दिया और अब वो अपना एडवांस मांग रहे हैं। क्या? लेकिन हम उन्हें एडवांस कहाँ से देंगे? सारा प्रोडक्ट तो पैसा बनाने में लगा दिया था। गोविंद जी अपना सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। भैया मिस्टर बंसल से एक बार बात करिए ना। नहीं गोविंद, कुछ भी सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। उसे हर हाल में अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। एडवांस उसके अकाउंट में रिटर्न कर देना। जी भैया, लेकिन हमारा ऑफिस का अकाउंट खाली हो जाएगा। बंसल सिंघानिया का दोनों का पैसा वापस करना पड़ेगा। करो,
और ये शरद कहाँ है? वो मीटिंग के लिए बाहर गया है। ठीक है, बस शरद क्लाइंट को डील के लिए मना ले, थोड़ी बहुत मुश्किल आसान हो जाएगी। भैया ये क्या हो रहा है? हर तरफ से मुसीबत आ रही है, नुकसान हो रहा है। 40 साल में पहली बार सक्सेना अंपायर इतने घाटे में जा रही है। गोविंद, 40 साल में हमेशा दुश्मन बाहर वाले थे, अब अपना ही खून रंग दिखाएगा तो घाटे में ही जाएगा ना। जाओ सबको एडवांस रिटर्न करो। जी भैया। मिस्टर शरद, आपका ध्यान कहाँ है? सामने वाला व्यक्ति शरद को गुम देखकर सवाल करता है। शरद जैसे किसी और दुनिया से ही वापस आता है। नहीं नहीं, कहीं नहीं। अब बताइए कैसा लगा प्रेजेंटेशन? कुछ खास नहीं था। अब पता चला मार्केट में लोग क्यों अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं। एक ढंग का प्रेजेंटेशन आप लोग बना नहीं पा रहे हैं तो बिजनेस क्या खाक करेंगे? लेकिन मिस्टर माथुर, एक बार आप अपना प्रेजेंटेशन एक बार खुद देख लीजिए तो आपको दिखाई दे जाएगा। बोलते हुए मिस्टर माथुर उठकर चल रहे जाते हैं। शरद लैपटॉप घुमाते हुए खुद का बनाया हुआ प्रेजेंटेशन देखता है, जिसे देखकर अपनी आंखें वो कसकर बंद कर लेता है। ये एक रफ कॉपी था जो शरद ने शुरू में बनाया था। बाद में काट छांट करके एडिटिंग करके एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन तैयार किया था। लेकिन आजकल वो अपने और ईशानी के होने वाले के बच्चे के बारे में इतना सोचने में डूबा रहता था, उसे पता ही नहीं चलता कि रफ कॉपी क्लाइंट के सामने खोल दिया था और एक अच्छा खासा क्लाइंट हाथ से चला गया था। भारी नुकसान हो गया था। खैर, क्या कर सकता है। लैपटॉप उठाते हुए घर के लिए निकल जाता है। थैंक यू। हाँ, मैं आप लोगों को हमेशा याद रखूँगा। चलिए मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे काम है। नीरज टेबल पर फ़ोन रखते हुए लैपटॉप पर अपने नज़र जमा लेता है। तभी नकुल दौड़ते हुए उसके कैबिन में आता है। व्हाट रबिश, तो बिना नॉक किए हुए कैसे अंदर आ गए? सर सर आपके गर्लफ्रेंड के पिताजी आए हैं। व्हाट? क्या कहा तुमने? आई मीन मोनिका मैडम के फादर आए हैं। वो यहाँ क्या करने आया है? तुमसे सवाल करने आया हूँ। सर आप इस तरह से अंदर नहीं आ सकते हैं, प्लीज़। ईशान उन्हें रोक रहा था, लेकिन वो उसे धक्का देते हुए अंदर आ गए थे। सॉरी सर, मैंने इन्हें बहुत रोकने की कोशिश की थी। ईशान नीरज को देखते हुए बोलता है। इट्स ओके, तुम बाहर जाओ। बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? इस तरह से मेरे ऑफिस में क्या करने आए हैं? यहाँ तुम मेरा ऑफिस वीक पा चुके हो और मैं तुम्हारे ऑफिस में भी नहीं आ सकता हूँ। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा नीरज? किस बात का बदला लिया है तुमने? वो तो जाकर आप अपनी बेटी से पूछिए। क्या पूछूं अपनी बेटी से? तुमने इस्तेमाल करके रेपर की तरह उसे फेंक दिया है। अपनी जबान जबान पर लगाम लगाइए। और मैंने कोई उसका इस्तेमाल नहीं किया है। जो होता था उसकी मर्जी से होता था। हाँ तो शादी कर लेते उसके साथ। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जिसके साथ मन होगा उसके साथ शादी करूँगा। तो फिर मेरी बेटी को क्यों बर्बाद किया था और मुझे कर दिया है? ना ही मुझे आपको बर्बाद करने का शौक था, ना ही आपकी बेटी को। उसे ही मेरी ज़िंदगी में जहर घोलना था ना, तो अब भुगते। गलती एक बार माफ़ की जाती है, बार बार नहीं। और वो हर बार मेरे साथ गेम खेल रही है। उसे क्या लगा था मुझे समझ नहीं आएगा? अब जब पैसे पैसे के लिए तरसेगी ना, तब उसे पता चलेगा किससे पंगा लिया है। नीरज, ये तुमने ठीक नहीं किया। मेरी हाय लगेगी तुम्हें। पहले मेरी बेटी को बर्बाद किया, फिर मुझे बर्बाद किया। भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। ओके ओके, जाइए, मुझे आपके भगवान से माफ़ी नहीं चाहिए। नकुल, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। चलिए सर। छोड़ो मुझे, मैं जा सकता हूँ। मोनिका के पापा गुस्से से नीरज को घूरते हुए निकल जाते हैं। सर मुझे अभी पुणे निकलना होगा। पुणे? लेकिन तुम पुणे क्या करने जा रहे हो? वो सर, वहाँ ऑफिस के कुछ लीगल इशू हो गई है। मैं और ईशान सर जा रहे हैं। मतलब वहाँ के ऑफिस में कोई लीगल इशू हो गया और तुम दोनों ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, खुद ही डिसीजन डिसीजन लेकर खुद ही जा रहे हो? हाँ सर,
आप हम दोनों में से किसी को भेज, इसलिए हम दोनों जाने का फैसला कर लिया। और तुम किससे पूछकर फैसला कर लेते हो? ईशान, कम टू माय केबिन। रिसीवर उठाते हुए नीरज ईशान को बुला लेता है। अब क्या हो गया ईशान की इंसान को? चल चल ईशान, फिर से क्लास लेने के लिए तैयार हो जा। यस सर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम पुणे जा रहे हो? हाँ सर, वहाँ पर कुछ लीगल। नकुल मुझे ऑलरेडी बता चुका है। किससे पूछकर तुम दोनों ये डिसीजन लिया है? सर, अब 3 महीने से हम दोनों को ही तो बाहर भेजते हैं, इसलिए हम इस बार। जरूरी है? जो 3 महीने में होता है आजकल भी होगा। 3 महीने से तुम दोनों को भेजता हूँ ना, कि तुम दोनों खुद चले जाते हो। सॉरी सर। तो सर जाना है कि नहीं? नहीं, ईशान नहीं जा रहा है, तुम मेरे साथ चल रहे हो। ईशान, तुम यहाँ का ऑफिस संभालोगे। जी सर। सर मैं जाऊँ? हाँ जाओ, कोई लापरवाही नहीं। जी सर। ईशान चुपचाप कैबिन से बाहर चला जाता है। सर मैं आपके कपड़े घर से ले आऊँ, थोड़ी देर बाद निकलना है। नकुल नीरज का मूड देखते हुए धीरे से बोलता है। जाओ। बोलते बोलते नीरज की जुबान रुक जाती है। नहीं, मैं खुद जाकर ले आऊँगा। जाओ, बाहर जाओ। नीरज अपना काम ख़त्म करने लग जाता है। उसे पुणे में भी कम से कम 2-3 दिन लग ही जाते हैं, इसलिए अपना यहाँ का काम समेटने की कोशिश करता है। 1 घंटे बाद लैपटॉप बंद करके घर के लिए निकल जाता है। साथ में नकुल भी था। सामान लेते हुए वो दोनों पुणे के लिए निकलने वाले थे। तुम यहीं वेट करो, मैं सामान लेकर आता हूँ। नीरज दरवाज़ा खोल कर कुछ पल सोचता है और अपार्टमेंट की तरफ बढ़ जाता है। कितने दिनों बाद वो धानी का सामना करने जा रहा था। दिन में तो वो सो नहीं रही होगी। यही सब सोचते हुए लिफ्ट में की तरफ बढ़ जाता है। नहीं नीरज, उसे देखकर तुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है। नीरज लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करता है। नहीं तो धानी को देखने के लिए बेचैन नज़रें उसे यहाँ खींच कर लाई थी, लेकिन ईगो बीच में आ रहा था। डोरबेल की आवाज़ सुनकर मुकुल चौंक जाता है। इस वक्त कौन हो सकता है? छेद से बाहर झांक कर देखता है तो नीरज का चेहरा दिखाई देता है। झट से दरवाज़ा खोल देता है। नीरज जूता उतारते हुए अंदर बढ़ जाता है। उसकी चोर नज़रें धानी को ढूंढ रही थी, लेकिन जुबान खामोश थी। सर, कॉफ़ी बना दूँ? नीरज सोफे पर हाथ फैलाते हुए बैठ जाता है। उसे आए हुए 5 मिनट से ऊपर हो चुके थे, लेकिन धानी का कुछ अता पता नहीं था। सर, कॉफ़ी। नीरज कॉफ़ी ले लेता है। किचन में भी झांक कर देखता है तो धानी नहीं थी। तुम्हारी दीदी कहाँ है? मेरी दीदी? नकुल सोच में पड़ जाता है। हाँ वो। आप धानी दीदी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, वो तो कमरे में आराम करने गई है। अच्छा ठीक है, मैं 2-3 दिनों के लिए पुणे जा रहा हूँ, उसका ध्यान रखना। देखना कहीं बाहर ना जाए, नहीं तो खो जाएगी। कुछ भी ज़रूरत हो तुम लाकर दे देना। जी सर। खाली कॉफ़ी का मग उसे पकड़ा देता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। अंदर जाते ही उसके कदम फिटक जाते हैं। धानी दुनिया से बेपरवाह बिस्तर पर फैलकर सो रही थी। ज़्यादा देर तक जागने की वजह से सुबह जल्दी उठने की वजह से वो गहरी नींद में सो रही थी। आह, तुम्हारी नाराज़गी इस पर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, और तुम इसे एक नज़र देखने के लिए तरस रहे हो। तुम्हारी लाइफ में अकेलापन है और हमेशा अकेलापन ही रहेगा। नीरज उसके ख्याली पैर पर कमर डाल देता है। कुछ होश ही नहीं रहता है, बेहोश होकर सोई रहती है। नीरज अपने अलमारी की तरफ बढ़ जाता है। कमरा साउंड प्रूफ था, इस वजह से बाहर की बजी हुई डोरबेल की आवाज़ धानी को सुनाई नहीं दिया था। आज नीरज ने जानबूझकर डोरबेल बजाई थी ताकि धानी को सुनाई दे, लेकिन धानी तो घोड़े हाथी बेचकर सो रही थी। नहीं तो उसके पास हमेशा दूसरा चाबी मौजूद रहता था। ये ब्लू वाला शर्ट कहाँ रखी है इसने?
कहता हूँ मैं इसे मेरा सामान का हाथ मत लगाया करो, लेकिन समझ कहाँ आता है। पूरे दिन मेरी अलमारी के ही पीछे पड़ी रहती है। नीरज झुंझलाते हुए अपना सामान खोज रहा था। खैर किसी तरह से जो कपड़े मिले थे नीरज अपने बैग में घुसा लिया था। अपना जरूरी सामान रखकर बैग का चैन लगा लिया था। कमरे में हो रही खटर पटर से धानी की नींद में खलल पड़ती है। अपनी अलसाई हुई आंखों को खोलकर सामने देखती है तो नीरज अपने बैग का चैन लगा रहा था। एक पल को तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। लगता है जैसे कोई सपना देख रही है। लेकिन जैसे ही बैग उठाकर नीरज बाहर जाने लग जाता है उसके कदमों की आवाज़ सुनकर धानी को वास्तविकता का एहसास होता है। जब तक वो अपने सच और सपने में अंतर महसूस कर पाती है तब तक नीरज कमरे से बाहर निकल जाता है। ये घर आए थे और अब जब जा भी रहे हैं। सुनिए, 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 रुकिए ना। धानी अपने साड़ी को संभालते हुए उसके पीछे दौड़ती है। उसे समझ नहीं आ रहा था किस नाम से पुकारे और नीरज को रोके। आज तक सुनिए के अलावा उसके मुंह से कोई संबोधन निकला ही नहीं था नीरज के लिए। कमरे का दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर की तरफ दौड़ पड़ती है। नीरज अपना बैग रखकर झुककर अपने जूते पहन रहा था। तभी धानी उसके पास हाँफते हुए पहुंचती है। आप कहाँ जा रहे हैं? धानी लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोलती है। नीरज भी अचानक उसे अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है। तुमसे मतलब? जाओ सो जाओ। नहीं, हम नहीं सोने वाले। हमें हमें उस दिन के लिए माफ कर दीजिए। हमने जानबूझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया था। नीरज गुस्से से उसे देखता है। मुकुल भी वहीं पर खड़ा था। उसे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि धानी ने नीरज के ऊपर हाथ उठाया होगा। नीरज गुस्से से उसे देखता है तो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैं बर्तन धोने जा रहा हूँ। मुकुल अगले ही पल आंखों से ओझल हो जाता है। नीरज धानी का हाथ खींचते हुए कमरे में लेकर जाता है। तुम्हारा तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? एक तो मुझे थप्पड़ मारा और ऊपर के सबके सामने ढिंढोरा पीटकर मुझे दलील कर रही हो। और किसी को बताया तुमने ये बात? हमने हमने तो बस मम्मी जी को बताया था और अभी बस आपसे। और यू मैड? तुम बेडरूम की बातें मिसेस सक्सेना को बताती हो? फिर से इंग्लिश उसके सर के ऊपर से चला जाता है। बस उसे रूम का मतलब कमरा पता था। अरे हम कमरे की बात उन्हें नहीं बताते। वो तो आप नाराज हो गए थे ना, तो आपको कैसे मनाए इसलिए बताया था। सच में इतनी पागल हो या मेरे सामने आकर तुम्हारे दिमाग में कुछ लोचा हो गया है? हटो सामने से, मुझे जाना है। तुम जैसे पागल से बात करना ही बेकार है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए ना। किस किस बात के लिए माफी मांग रही हो मुझसे? हाँ, मुझे सागर से कंपेयर करने के लिए, उसके पैर के नाखून के बराबर मानने के लिए? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं। पता नहीं उस दिन हमें कैसे हो गया, हमारे मुंह से कैसे निकल गया। फौजी साहब तो अब इस दुनिया में है भी नहीं ना। क्यों आप उनकी बातों को बीच में लेकर आ रहे हैं? रियली? मैं उसे बीच में लेकर आता हूँ? मैं उसे बीच में लेकर आया हूँ या तुम लेकर आई हो? आज तक मैंने तुमसे कभी सवाल किया है? कोई सवाल जवाब किया है? तुम्हारा और सागर का रिश्ता कैसा था? तुम दोनों शादी कैसे हुई, या तुम दोनों कैसे रहती है? कुछ भी तुम्हारी पुरानी लाइफ के बारे में मैंने पूछा है? जब मैं तुम्हारी पुरानी लाइफ को लेकर तुम्हें जज नहीं करता हूँ तो तुम क्यों मेरी पुरानी लाइफ को लेकर जज करती हो, इतना ड्रामा क्रिएट करती हो? कोई तुमसे कुछ भी कहेगा और तुम मुझसे सवाल जवाब करने लग जाओगी। उस दिन मोनिका वाले मैटर पर भी मैंने तुम्हें समझा दिया था कि अब मैं किसी के साथ फिजिकल नहीं होता हूँ। तो क्यों नहीं किया मुझ पर ट्रस्ट? क्यों सबके सामने मेरा तमाशा बनाया था? बोलो, जवाब दो। अब हो गई ना गलती, माफ कर दीजिए हमें। गुस्सा थूक दीजिए ना अपना। आप तो जानते हैं ना हम पागल हैं, हमारे अंदर इतनी समझ नहीं है। कहानी, मैं तुम्हारे हर पागल पल के लिए तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरी जगह ले इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूँ। कोई आपकी जगह नहीं ले रहा है। हम कभी फौजी साहब का नाम नहीं लेंगे।
नाम नहीं लेने से इंसान दिल से नहीं निकलता है धानी। और मुझे किसी की जगह लेनी भी नहीं है। खुश रहो अपनी लाइफ में। डोंट वरी, चिंता मत करो। तुम्हारे सर से छत नहीं छीनूंगा। जिंदगी भर तुम इसे सक्सेना बनकर ही रहोगे। अब क्यों क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? प्यार से अनजान धानी के नीरज की सारी बातें उसके सर के ऊपर से चली जाती है। एक गलती तो भगवान भी माफ करते हैं ना। हम कसम खाते हैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब जो करेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप माफ कर दीजिए। आपकी बेरुखी हमसे सही नहीं जा रही है। आप हमें डांटते रहते हैं ना, तभी हमें अच्छा लगता है। माफी चाहिए तुम्हें? हाँ। फिर मुझे सागर की जगह दो। मतलब हम कुछ समझे नहीं। उनका तो हमारे पास कुछ है भी नहीं, तो हम क्या दें आपको? उसकी जगह जो तुम्हारे दिल में है। नीरज धानी की तरफ बढ़ता हुआ बोलता है। उसको गए हुए 3 साल से ऊपर हो चुके हैं ना, फिर भी वो तुम्हारे दिल में है। मुझे वो जगह चाहिए। एक पति का अधिकार चाहिए। आप हमारे पति ही तो है। नहीं धानी, ये पति पत्नी का रिश्ता नहीं। वो पति पत्नी का रिश्ता चाहिए जो हर पति पत्नी में होता है। 5 महीने से ऊपर हो चुका है हमारी शादी को, जो कि एक दूसरे को समझने के लिए काफी होता है। तुमने भी मुझे समझ लिया है, मैंने भी तुम्हें समझ लिया है। अब मुझे पूरी तरह से तुम चाहिए। नीरज उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोलता है। धानी पीछे चलते चलते दीवार से लग जाती है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? माफी नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, लेकिन हम्म। नीरज हल्के से मुस्कुरा देता है। आ गया ना लेकिन बीच में। धानी, तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं है। अगर उस दिन मेरी बदतमीजी के लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा होता तो मुझे बस कुछ पल के लिए गुस्सा आता। लेकिन तुमने किसी और के लिए मुझे मारा, जो मुझे मंजूर नहीं है। 2 दिन के लिए मैं पुणे। नीरज की आवाज गले में अटक जाती है जब धानी पंजों पर खड़ी होकर उसके अधरों को बंद कर देती है। इन एहसासों से अनजान धानी उसे अपने एहसासों से मनाने की कोशिश कर रही थी। एक पल के लिए तो नीरज भी हैरान हो जाता है, लेकिन अगले ही पल अपनी आंख बंद करते हुए उसके कमर पर पकड़ बनाकर उस लम्हे में खो जाता है। कुछ देर बाद धानी की सांसें उखड़ने लग जाती हैं। नीरज उसके होठ को आज़ाद कर देता है। नीचे सरकते हुए गले पर अपना गुस्सा और प्यार जताने लग जाता है। धानी खामोश सी खड़ी थी। नीरज सारी का आंचल कंधे पर से हटाते हुए ब्लाउज कंधे से खिसका देता है। धानी की पकड़ अपनी साड़ी पर कसती जा रही थी। नीरज इन सब से बेखबर आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे ही नीरज उसके सीने की तरफ बढ़ता है, धानी उसे दूर धकेल देती है। नीरज लड़खड़ाते हुए बेड के पास चला जाता है। बेड का सिरहाना पकड़कर खुद को संभालता है। नहीं, हमसे नहीं होगा ये। आई नो इट। तुमसे नहीं होगा। आज क्या, तुमसे कभी नहीं होगा। क्योंकि ये हक तुमने बस सागर को दिया था। वो तो उसकी बदकिस्मती थी कि वो बिना हक लिए ही उस दुनिया से चला गया। बोलते हुए उसके होठ को अपने कब्जे में ले लेता है। धानी कसमसा कर रह जाती है। डोंट वरी, आज लास्ट टाइम था। आज के बाद ये नीरज सक्सेना तुम्हें कभी हाथ भी नहीं लगाएगा। क्योंकि जो मुझे इनकार करता है, मैं उसे पलटकर दोबारा देखता भी नहीं हूँ। इंतजार मत करना। कब वापिस आऊँगा बता नहीं सकता। नीरज उससे दूर हटते हुए बोलता है। नहीं नहीं नहीं, जाइए ना हमें छोड़कर। हमारा मन नहीं लगता है आपके बिना। तुम्हारे मन लगाने के लिए खिलौना नहीं हूं मैं। छोड़ो मुझे। नीरज उसके हाथों को झटक देता है और आगे बढ़ जाता है। अगले ही पल उसे अपने पैरों पर पकड़ महसूस होती है।
नीचे देखता है तो धानी उसके पैर पकड़कर बैठी हुई थी और रो रही थी। हो गई ना गलती, माफ कर दीजिए ना हमें। अब हम कैसे समझाएं आपको, हम यहाँ अकेले नहीं रह सकते हैं आपके बिना। ठीक है, शरद को बुला देता हूँ, वो लेकर चला जाएगा तुम्हें। वैसे भी मुझसे ज़्यादा तुम्हें अपनी मम्मी जी और पापा जी के पास रहना ज़्यादा पसंद है, रहना उन लोगों के साथ। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? बैठकर सोचना अकेले में कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। छोड़ो मुझे। नीरज उसके हाथों से अपना पैर छुड़ा लेता है। कमरा का दरवाज़ा खोलते हुए तेजी से बाहर निकल जाता है। धानी बिखरी हुई हालत में कमरे में रोती रह जाती है। नीरज बिना पलटे ही बाहर चला जाता है। अगर वो पलट जाता तो शायद ही जा पाता। बात थप्पड़ की नहीं, उसके स्वाभिमान की थी। आखिर धानी उसकी ज़िंदगी में उस जगह धानी की ज़िंदगी में उसकी जगह क्या थी? बस नाम के पति के अलावा कुछ भी नहीं। हर चीज़ अधूरा ही क्यों मिलता है उसे? चलो। गाड़ी में बैठते हुए नकुल गाड़ी आगे बढ़ा देता है। हर हर महादेव दोस्तों। तो आज का भाग यही ख़त्म होता है। मिलते हैं नए भाग के साथ। थैंक यू। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।